गुड आफ्टरनून बच्चों। हाँ बच्चों, लास्ट टाइम जो हमने पढ़ा था वो सारा क्लियर हो गया सबको? कोई डाउट उसमें? ओके। कौन सा पार्ट बोला था बच्चों मैंने इसमें आपको? डी ना? हाँ बच्चों, डी पार्ट में कोई डाउट? बच्चों जो फोर्थ क्वेश्चन है ये हुआ। बताओ बच्चों। इसमें बच्चों एक ना क्या होता है, बेसिकली हम ये आगे डिराइव भी करेंगे कि जैसे जो हमने इंटेंसिटी लिखी थी ना, हमने इंटेंसिटी प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर लिखी थी। वो ए स्क्वायर के साथ ओमेगा स्क्वायर भी आता है। ठीक है, ये हम मैकेनिकल वेव्स के लिए। ये अभी लिख भी लेंगे हम। तो बेसिकली बस कुछ नहीं करना था। ओमेगा हम देख सकते हैं कि एक केस में 20 पाई है, एक केस में 40 पाई है। ठीक है, आगे। नहीं, इसको आपको ये नहीं कहा कि आप इसको सुपर पोजिशन करके फर्दर सॉल्व करो। आपको तो बस दोनों वेव्स की अलग अलग इंटेंसिटीज बतानी है बस। I1 रेशो I2 बताना है आपको। आपको ने ऐड तो करना ही नहीं। इनफैक्ट अगर आप देखो तो यहाँ तो सोर्सेस कोहेरेंट ही नहीं है ना। तो यहाँ कोई सुपर पोजिशन नहीं करनी, बस हमने इंडिविजुअली इंटेंसिटीज बतानी है। ठीक है, आगे बच्चों। डी पार्ट डन। ई पार्ट।
लॉन्गिट्यूडनल स्टेशनरी वेव कैसे बन सकती है? मतलब जैसे मान लो आप बच्चों एक रूम के अंदर हो, ठीक है, इमेजिन इस टाइप की सिचुएशन। आप एक रूम के अंदर हो, आप कुछ आवाज कर रहे हो, तो वही चीज हो जाएगी कि वेव ऐसे जाएगी, यहाँ से टकरा के आएगी, तो स्टैंडिंग वेव्स बन जाती हैं। मतलब बच्चों बहुत बार ऐसा होता है, मतलब हम आगे थोड़ा सा भी ये करेंगे भी डिस्कस, कि आप ना डिस्टिंग्विश नहीं कर सकते, मतलब कि आपके पास जो साउंड सुनाई दे रही है आपको, वो कभी हो सकता है स्टैंडिंग वेव से सुनाई दे रही हो, कभी हो सकता है ट्रैवलिंग वेव से सुनाई दे रही हो। उसमें कोई फर्क नहीं है आपके लिए, तो आपको वैसे ही सुनाई देगा। ठीक है, मतलब जैसे मैं अगर आपको एग्जांपल दूं, तो वही जैसे रूम के अंदर हम यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं। ठीक है, समझ गए? आगे बच्चों। किसका एम्पलीट्यूड डिफरेंट? नहीं, व्हाट आई मीन इज कि अगर आपके पास सेम एम्पलीट्यूड की ट्रैवलिंग वेव आ रही है और सेम एम्पलीट्यूड की स्टैंडिंग वेव आ रही है, तो आप नहीं बता सकते कि वो ट्रैवलिंग है या स्टैंडिंग है ना? बच्चों और कोई क्वेश्चन? हाँ, एक ये बच्चों कई जगह ऐसा लिखा होगा, वेलोसिटी ऑफ स्टैंडिंग वेव, है ना? आइडियली दिस डज नॉट मेक एनी सेंस। व्हाट दे मीन टू से इज कि वो स्टैंडिंग वेव जिस वेव से बनी हुई है उसकी वेलोसिटी, राइट? ये ऐसे बोल देते हैं हम, उसका मतलब यही होता है। ठीक है, बच्चों ये हो गया था 14th क्वेश्चन। ओके, हाँ बच्चों, यहाँ पे डी पार्ट। एनी डाउट? ई पार्ट बच्चों। डी का 16, टू लॉन्गिट्यूडनल वेव्स गिवन बाय 2a sin will have equal intensity। यहाँ पे भी हम वही देखेंगे, ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, तो यस इक्वल आएगी। तो इंटेंसिटी ऑफ वेव्स ऑफ गिवन फ्रीक्वेंसी इन सेम मीडियम इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ एम्पलीट्यूड ओनली। तो स्टेटमेंट टू ठीक है ना?
कि अगर फ्रीक्वेंसी गिवन है, मतलब एक ही फ्रीक्वेंसी है और मीडियम सेम है, तब तो सिर्फ ए स्क्वायर के ही प्रोपोर्शनल होगी। लेकिन स्टेटमेंट टू स्टेटमेंट वन को एक्सप्लेन नहीं कर रही। स्टेटमेंट वन इज फॉल्स। नहीं तो, नहीं, ये गलत हो गया। कुछ ये बात समझ आ गई सबको? जैसे हमने अभी जो समझा कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। तो उसके अकॉर्डिंग ये स्टेटमेंट गलत हो गई। तो इसका फिर क्या आंसर आएगा? स्टेटमेंट्स दोनों करेक्ट हैं, वो उसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं, मतलब सी आएगा, है ना? ओके, इसमें बी में हटा दो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया सबको? ई पार्ट बच्चों। बच्चा आप ये समझ रहे हो 17th क्वेश्चन थोड़ा सा एम्बिगुअस है? बताओ क्यों? बताओ बच्चों। यस, मतलब अगर हमें कहे कि क्या स्टेशनरी वेव्स एनर्जी ट्रांसपोर्ट करती हैं, तो दो नोड्स के बीच में तो कर ही रही है ना वो। एक नोड के अक्रॉस नहीं कर रही। तो मेरे ख्याल से इसका आंसर डी दिया होगा, है ना? तो इसको मतलब बिल्कुल प्रॉपर करने के लिए इसको ऐसे लिख देते हैं कि ऐसे लिख देते हैं, ट्रांसपोर्ट एनर्जी अक्रॉस नोड डज डू नॉट ट्रांसपोर्ट एनर्जी अक्रॉस। राइट बच्चों, अब क्लियर हो गया बिल्कुल? और कोई क्वेश्चन बच्चों? ओके। आज कोई और डिस्कशन भी मैंने बोली थी ना? थर्मो 3D। हम्म। ठीक है। अच्छा बच्चों एक चीज ना लिख लो, जस्ट उससे पहले हम कहीं वो सुपर पोजिशन में यहाँ पे ना ऐसे लिख ही लो प्रॉपर कि इंटेंसिटी इज प्रोपोर्शनल टू, और
बट दिस इज ट्रू ओनली फॉर मैकेनिकल वेव्स। ठीक है, हम आगे देखेंगे कि ये ईएम वेव्स में नहीं होगा। अच्छा, एक बच्चों लाइन और लिखो। अगर बच्चों हम इनकोहेरेंट सोर्सेस की सुपरपोजिशन कराएं, फिर क्या होगा? तो बच्चों क्या होता है, एक बार ध्यान से समझो। बेसिकली कोहेरेंट सोर्सेज और इनकोहेरेंट सोर्सेज में जो मेन डिफरेंस आता है वो ये आता है कि जो ये वाला फॉर्मूला है, जो फेज डिफरेंस होता है, कोहेरेंट सोर्सेज में फेज डिफरेंस कांस्टेंट रहता है। इनकोहेरेंट सोर्सेज में ये जो डेल्टा फाई है, दिस कीप्स ऑन चेंजिंग। ठीक है, मतलब कोई दो वेव्स के बीच में ये कांस्टेंट नहीं होता, इसकी वैल्यू चेंज होती रहती है। ठीक है, तो उस कारण से क्या होगा कि जब आप एम्पलीट्यूड निकालने लगोगे तो ये वाली जो टर्म है, कॉस फाई वाली टर्म, वो दैट कीप्स ऑन चेंजिंग फ्रॉम -1 टू +1, राइट? तो उसकी एवरेज वैल्यू क्या हो जाएगी फिर? जीरो हो जाएगी, इजंट इट? मतलब बच्चों समझो कि एक पॉइंट पे पहले जो हमने पढ़ा है, जो कोहेरेंट सोर्सेस थे, उनमें तो ऐसा होगा कि हमेशा जो इंटेंसिटी की वैल्यू है वो फिक्स्ड रहती है, मतलब क्योंकि डेल्टा फाइव फिक्स्ड रहता है। ठीक है, इनकोहेरेंट सोर्सेज में t = 0 पे डेल्टा फाइव कुछ और होगा, t = 1 पे कुछ और होगा, t = 2 पे कुछ और होगा, एंड सो ऑन, वो चेंज होता रहता है। तो अगर चेंज होता रहता है तो आपको कुछ एवरेज करना पड़ेगा, राइट? तो अगर हम एवरेज लेंगे, ठीक है, मान लो मैं इस एक्सप्रेशन का एवरेज लूं, तो मैं कैसे लिखूंगा? यहाँ तो एवरेज खैर लिखने का कोई मतलब ही नहीं है, क्योंकि A1 A2 तो कांस्टेंट ही है, और यहाँ पे आ गया 2A1 A2 कॉस डेल्टा फाइव, इस पूरे का एवरेज। इसका एवरेज क्या आ जाएगा बच्चों? जीरो आ जाएगा, कॉस डेल्टा फाइव का। ये आप सोच पा रहे हो? अगर वो -1 से 1 चेंज होता रहेगा हमेशा, है ना? तो इसलिए इनकोहेरेंट सोर्सेज में जो एम्पलीट्यूड होता है दैट इज सिंपली A1² + A2², इससे दिया जाता है। और जो इंटेंसिटी है वो सिंपली I1 + I2 हो जाता है। समझ गए बच्चों? तो बच्चों ये ना क्वेश्चन करते हुए ध्यान रखना है, आपको वो ना बहुत टैक्टफुली क्वेश्चन में ऐसे पूछ सकते हैं कि फाइंड मैक्स इंटेंसिटी ऑफ
ऐसे दो इक्वेशंस दे दी, y1 इज इक्वल टू आई साइन के एक्स माइनस ओमेगा टी एंड y2 इज 4i साइन 2 टाइम्स के एक्स माइनस ओमेगा टी। ठीक है, तो क्या होता है, हम जल्दबाजी में एकदम देखते सार हमें लगता है मैक्सिमम, तो √i1 प्लस √i2 होल स्क्वायर कर देते हैं हम। समझ रहे हो? वेराज इस केस में होना क्या है, बताओ मुझे क्या आंसर आएगा। मतलब यहाँ तो, या ऐसे ही कह दिया कि रेशियो निकालो मैक्सिमम या मिनिमम की, है ना, हमें एकदम लगेगा कि वो फॉर्मूला लगा दो। वेराज यहाँ तो चाहे आई मैक्स को, चाहे आई मिन को, चाहे कुछ भी को, वो सिर्फ 5i ही होना है। 1 मिनट बच्चों, ये यहाँ पे आई नहीं लिखना चाहिए था मुझे। इसको ऐसे बना दो क्वेश्चन को। तो एक बार अब ध्यान से निकालना क्या बनेगा इसका आंसर बच्चों। तो अगर तो इनकी सिंपल इंटेंसिटीज की रेशियो पूछी जाती बच्चों, वो तो आप 1/64 कहते, इजंट इट? गुड साहिल, क्या किया है ये? लेकिन अगर हमें सुपरपोजिशन के कारण रिजल्टेंट इंटेंसिटी पूछी जाती, तो वो हमें पता है कि उसको आई को आप आई मैक्स कहो, आई मिन कहो, वो सब किसके प्रोपोर्शनल होनी थी, मतलब 65 ए स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर, इजंट इट, आई1 प्लस आई2। तो ये रेशियो क्या आनी थी? 1, इजंट इट? हाँ बच्चों, ये क्लियर हो गया सबको?
दो चार लोगों को ही क्लियर हुआ लग रहा है अभी। मतलब यहाँ पे हम आई की एवरेज वैल्यू ही निकाल सकते हैं, राइट? क्योंकि सोर्सेस कोहेरेंट नहीं है। ठीक है आशीष, क्लियर हुई बात? हाँ, आइडली तो हम सिर्फ आई लिखते हैं, बट वो जान के मतलब बोल देते हैं कि आई मैक्स आई मिन, ताकि आप वो गलती करो, मतलब रूट आई वन प्लस रूट आई टू होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगा दो। हाँ बच्चों, इसमें बताओ। कहाँ से करना था हमें, कॉम्प्रिहेंशन से? इसमें बताओ बच्चों डाउट्स। मैट्रिक्स 7। When a person rubs his hands, they become warm. The internal energy of the hands. इसमें बच्चों क्या आना चाहिए? ध्यान से सोचो, क्या मैन को हम बाहर से कोई एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं? बताओ बच्चों।
नहीं, हम सिस्टम, मतलब ऐसा नहीं कर सकते कि हम हैंड को अलग सिस्टम मान लें। मतलब सिस्टम तो मैन पूरा ही होगा, क्योंकि वो कनेक्टेड ही है ना। तो बताओ इसके हिसाब से क्या आंसर आना चाहिए। अच्छा, एक बार मुझे लॉजिकली सोच के बताओ, मतलब ये क्या फिनोमेना हो रहा है। अगर एक पर्सन अपने हैंड्स को रब करता है, वो गर्म हो जाते हैं, तो ये फिनोमेना क्या हुआ है। कौन सी एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई। सबसे पहली बात तो बच्चों ये आपको क्लियर है ना कि जो हमारा सिस्टम है, जो मैन है, उस पे बाहर से तो कोई वर्क नहीं कर रहा ना। मतलब उसको बाहर से तो ना कोई वर्क कर रहा है, ना कोई एनर्जी दे रहा है। तो पूरे प्रोसेस में हुआ क्या है कि बेसिकली हमने ये रबिंग करके एक तरह से काइनेटिक एनर्जी को हीट में कन्वर्ट किया है, इजंट इट। तो फिर क्या आंसर आना चाहिए। चलो एक बार बाकी पार्ट्स करते हैं, फिर इस पे दोबारा आते हैं। जैसे बी पार्ट बताओ। vigorously rubbed from outside, cylinder and gas both get heated up. Internal energy of cylinder। इसमें क्या आंसर आएगा। बी पार्ट का बताओ बच्चों आंसर। बोलो भाई।
सिस्टम इज सिलेंडर प्लस गैस। तो इस केस में इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है डेफिनेटली, है ना। अब मेरे को ध्यान से सोचकर ये बताओ कि जो इंटरनल एनर्जी बढ़ रही है वो, मतलब क्यू और आर में से बताओ कि वो हीट सप्लाइड के कारण बढ़ रही है या मैकेनिकल वर्क के कारण बढ़ रही है। आदित्य, आपका कोई आंसर नहीं आ रहा। बच्चों, वर्क की डेफिनेशन याद करो। वर्क का मतलब क्या होता है? इफ यू से कि मैकेनिकल वर्क, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि आप जो फोर्स लगा रहे हो। व्हाट इज वर्क? रिमेंबर, वर्क इज फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ फोर्स, इजंट इट? क्या इस केस में आप बाहर से जो फोर्स लगा रहे हो वो फोर्स लगा के कोई वर्क कर रहे हो? सारे बताओ मुझे, यस नो। नहीं कर रहे, है ना। तो बेसिकली तो आपकी रबिंग से क्या हुआ है? हमें पता है कि टेम्परेचर बढ़ गया और वो उस टेम्परेचर के कारण हीट ट्रांसफर हुई अंदर को, इजंट इट? बेसिकली फ्रिक्शन वर्क कर रही है। ये बात समझ आ रही है आपको कि फ्रिक्शन हमारे हैंड के ऊपर वर्क कर रही है, इजंट इट? अगर आप अपने हैंड को सिलेंडर से टच करके हैंड को मूव कर रहे हो तो फ्रिक्शन का वर्क तो हो रहा है ना। तो फ्रिक्शन आपके हैंड में से एनर्जी निकाल रही है। बच्चों, ये बात क्लियर हो रही है? तो क्या आंसर आएगा बी पार्ट का? पी क्यू, है ना। मतलब बहुत अच्छा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, कुछ मुश्किल नहीं है। ये मेडिकल वाले बच्चों के लिए भी इंपॉर्टेंट है। तो सबको क्लियर हो गया बच्चों कि बी का आंसर पी क्यू आएगा? ओके, अब सी का बताओ। सेम है सी पार्ट। अच्छा, बस वो सिलेंडर और गैस को चेंज किया। तो इसका आंसर क्या आएगा बताओ?
इसका भी वही सेम पी क्यू आएगा, क्योंकि कोई सिलेंडर कौन सा कोई वर्क कर रहा है गैस के ऊपर, है ना। क्लियर बच्चों। अच्छा, अब डी is shaken vigorously. As a result, the water gets warm. Internal energy of water. यहाँ पे क्या हो रहा है बच्चों? यहाँ तो clearly we are doing work which is getting converted to internal energy, right? तो इसका आंसर हो गया पी आर। अब बच्चों ए का क्या बनना चाहिए? मेरे ख्याल से हमें यहाँ पे हैंड्स को ही सिस्टम मानना पड़ेगा, यस। अदरवाइज तो सेंस ही नहीं बनेगी। तो मतलब बेसिकली वो थोड़ा सेंस इस तरह भी बन रही है कि हम ऐसे ही सोचें कि वो जिसकी बात कर रहे हैं, है ना, कॉलम वन में, कॉलम टू में वो उसी को ही सिस्टम मान रहे हैं बस, राइट। तो उसके अकॉर्डिंग फिर क्या आंसर बनेगा? तो अब तो बेसिकली हम ये मानेंगे कि हैंड सिस्टम है, उसको कोई एक्सटर्नल एजेंट उसको मूव कर रहा है, राइट। तो बेसिकली उन पे मैकेनिकल वर्क हो रहा है, इजंट इट? कोई हमारे हैंड्स को मूव करवा रहा है। बात समझ आई बच्चों? तो क्या आंसर आएगा उसके अकॉर्डिंग? पी आर, राइट। बच्चों पीछे यही आंसर दिया हुआ है, कुछ और दिया हुआ है? अच्छा, तो पीछे बी का हमें पी आर की जगह पी क्यू करना है ना।
ओके। नहीं, यहाँ पे ये तो बिल्कुल क्लियर है कि इस पे मैकेनिकल वर्क नहीं हो सकता, क्योंकि जब आप इसको रब कर रहे हो तो आप अपने सिलेंडर को तो मूव ही नहीं कर रहे ना। मतलब ए में मैकेनिकल वर्क इसलिए आया था क्योंकि आप अपने हैंड्स को मूव कर रहे हो, राइट। आगे बताओ बच्चों, ये न्यूमेरिकल में कोई डाउट? थर्ड क्वेश्चन में देखो आपको क्या करना है। बेसिकली ऐसे एक ट्यूब है, उसके बीच में ऐसे मरकरी है, तो दोनों तरफ एयर होगी। अब जब आप इसको वर्टिकल कर दोगे, तो चाहे आइडियली ये क्वेश्चन में मेंशन होना चाहिए कि वो क्लोज्ड कॉलम है ना। तो अब ये आपके जो एयर के दो कॉलम्स हैं, कि मान लो ये एक्स डिस्प्लेस हो गया, तो ऊपर वाली एयर की लेंथ कुछ प्लस एक्स हो गई, नीचे वाली की लेंथ कुछ माइनस एक्स हो गई। अच्छा, लिखा हुआ है क्लोज्ड, राइट। तो अब आप क्या करोगे? बेसिकली आपकी दो इक्वेशंस बनेंगी, एक तो आपकी प्रेशर वाली बनेगी, और एक आपकी बेसिकली P1 V1 इक्वल टू P2 V2 से बन जाएंगी इक्वेशंस। आप टेम्परेचर कांस्टेंट मानोगे, ठीक है ना। एक तो आप मतलब जैसे मान लो ऊपर वाली एयर का प्रेशर अब P1 हो गया, नीचे वाली का P2 हो गया, तो प्रेशर से क्या इक्वेशन बन जाएगी? P1 प्लस रो मरकरी G10 इज इक्वल टू P2, है ना। और P1 P2 आप कैसे निकालोगे? उनके इंडिविजुअल पहले वाले केसेस से P1 V1 इक्वल टू P2 V2 लगा के। ओके, चलो आगे बढ़ते हैं बच्चों। बच्चों नेक्स्ट हम पर्टिकुलरली बात करेंगे अबाउट स्टैंडिंग वेव्स इन अ स्ट्रिंग। ठीक है बच्चों। तो बच्चों मान लो ऐसे एक स्ट्रिंग है, लेंथ एल का, ये दो एंड्स के बीच में फिक्स्ड है, ठीक है। हम अपना एक्स कोऑर्डिनेट यहीं से शुरू करेंगे,
ठीक है जी। अब आ, हमें पता है कि जो यहाँ पे वेव वेलोसिटी है वो हम निकाल सकते हैं यूजिंग v इक्वल टू रूट टी बाय म्यू, राइट। तो बच्चों सबसे पहले तो हमें फंडामेंटली ये समझना है कि जब ऐसी सिचुएशन होएगी, क्या हमें ये समझ आता है कि इस केस में स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी? राइट बच्चों, क्यों बनेंगी? क्योंकि हमें दिख रहा है क्लियरली कि रिफ्लेक्शन होएगी, है ना। तो अब हम कहते हैं कि भाई जब हमें पता है कि स्टैंडिंग वेव्स बन रही हैं, तो इसका मतलब उनकी जो इक्वेशन होएगी, इट हैज टू बी ऑफ द फॉर्म y इक्वल टू kx प्लस फाइव डैश cos ओमेगा टी प्लस फाइव डबल डैश, है ना। जहां पे हमें पता है कि जो ओमेगा बाय के होगा वो v के इक्वल होगा, इजंट इट। एंड जैसे हमने बात की थी लास्ट टाइम कि ये वाली जो क्वांटिटी है ये एम्पलीट्यूड बता रही है किसी भी पॉइंट का। बच्चों एनी डाउट टिल नाउ? बोलो भाई। तो अब बच्चों यहां पर हम कहते हैं बाउंड्री कंडीशंस, मतलब कि भाई जो स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी उनको क्या कंडीशंस पक्का फॉलो करनी ही करनी पड़ेंगी। तो मतलब बच्चों आप हम देखो कर क्या रहे हैं। आप देखो कि हमने कोई एक सिचुएशन ले ली, उस सिचुएशन में हमने आइडेंटिफाई किया कि भाई यहाँ पे स्टैंडिंग वेव्स बनेंगी, और फिर हम उनके ऊपर कंडीशंस लगा के देखना चाह रहे हैं कि भाई क्या पता चलता है। तो बच्चों क्या हमें ये पक्का पता है कि इस केस में x इक्वल टू जीरो जो होगा वो नोड होगा, है ना। वो पॉइंट तो मूव ही नहीं कर सकता ना, वो तो दीवार के साथ फिक्स्ड है। तो इससे हमें क्या पता चल गया बच्चों? जो हमारी इक्वेशन है उसमें क्या पता चल गया हमें? तो अगर मैं x को जीरो डालूं तो a साइन फाइव डैश जीरो होना चाहिए, विच इम्प्लाइज कि मुझे ये पता चल गया कि जो मेरा फाइव डैश है वो जीरो होना चाहिए। मैथ्स वाले स्टूडेंट्स कह सकते हो कि सर जीरो क्यों, पाई टू पाई कुछ भी हो सकता है। यस बिल्कुल हो सकता है, बट हमें उससे फर्क नहीं पड़ रहा। हमने मतलब उसका कोई काम नहीं है हमें उस चीज का। हाँ बच्चों, ये आया समझ यहाँ तक?
बच्चों ऐसे ही मुझे बताओ, और बाउंड्री कंडीशन हम क्या अप्लाई कर सकते हैं यहाँ पे? क्या x इक्वल टू एल का नोड होना जरूरी है? राइट, ऑब्वियसली वो वाला एंड भी मूव नहीं कर सकता, तो x इक्वल टू एल भी नोड होना चाहिए। अब इससे हमें क्या पता चल गया बच्चों? कि a साइन के एल शुड बी इक्वल टू 0। राइट, अब ये कैसे पॉसिबल होगा? इफ के एल इज इक्वल टू एन पाई, वेयर एन इज एनी 1 2 3 कोई भी नंबर। ये बात समझ आती है बच्चों? जीरो क्यों नहीं लिया मैंने? क्योंकि मतलब ऑब्वियसली आप समझ रहे हो है ना, कि के और एल में से कुछ भी जीरो नहीं है, तो राइट हैंड साइड जीरो कैसे हो सकती है? तो बच्चों इसका मतलब ये हुआ कि के क्या होता है, 2 पाई बाय लैम्डा। अब यहां बच्चों इंपॉर्टेंट बात आती है, ये पाई कट गया, यहां से हमारे पास आ गया लैम्डा इक्वल टू 2 L/n। तो बच्चों इसको हमने बहुत ध्यान से समझना है। इसका मतलब हुआ कि यहाँ पे लैम्डा क्या हो सकता है, 2L, 2L/2, 2L/3 एंड सो। तो बच्चों बहुत ही ध्यान से हम इसको समझते हैं अब, कि बेसिकली ये जो हमने सिचुएशन बनाई, इस सिचुएशन में स्टैंडिंग वेव्स बननी थी, यस। लेकिन इस सिचुएशन की जो बाउंड्री कंडीशंस थी, जैसी इस सिचुएशन की बाउंड्रीज थी, उस कारण से ऐसा हो गया कि यहां पर जो वेव्स बनेंगी वो सिर्फ और सिर्फ ऐसी वेव्स होंगी जिनकी वेवलेंथ्स ये हो सकती हैं जो हमने लिखी हैं, 2L, 2L/2, 2L/3 एंड सो ऑन। इसके अलावा और कोई भी वेवलेंथ नहीं हो सकती। ये बात बच्चों समझ आती है? कि मतलब जो सिचुएशन थी उसने ऑटोमेटिकली ये रिस्ट्रिक्शन अप्लाई कर दी वेवलेंथ्स के ऊपर। ठीक है, इसके अलावा और दूसरी वेवलेंथ्स यहाँ पे बन ही नहीं सकती। क्या ये बात बच्चों समझ आती है? तो बच्चों अगर वेवलेंथ पे रिस्ट्रिक्शन लग गई, वी तो फिक्स्ड ही था हमारा, तो इसका मतलब ऑटोमेटिकली फ्रीक्वेंसी पे रिस्ट्रिक्शन लग गई। तो यहां पर जो फ्रीक्वेंसी होगी,
तो एज वी कैन सी कि यहाँ पर यही वाली फ्रीक्वेंसीज हो सकती हैं। इसके अलावा और कोई भी फ्रीक्वेंसीज नहीं हो सकती। ये बात बच्चों समझ आ गई? ठीक है, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। ठीक है, इस पे बेस्ड मतलब मोस्टली क्वेश्चन आता ही आता है। मतलब एक बार समझना है कुछ भी नहीं है। तो अब बच्चों यहाँ पे हम ना कुछ टर्म्स बनाएंगे जो कि हम जनरली म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स में यूज करते हैं। ठीक है। तो बच्चों ये एन जो होता है ना, उसको हम कहते हैं एज मोड ऑफ वाइब्रेशन। ठीक है बच्चों, मुझे बताओ इस एक्सप्रेशन को देखकर हम स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी क्या प्रोड्यूस कर सकते हैं? ऊपर वाले बॉक्स को देखकर बताओ मुझे स्मॉलेस्ट पॉसिबल फ्रीक्वेंसी क्या है। सिंपली V/2L, इजंट इट? बाकी फ्रीक्वेंसीज तो इससे बड़ी होंगी। तो एक सिस्टम से बच्चों जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस की जा सकती है उसको हम कहते हैं एज फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। तो दो टर्म्स आ गई हमारे पास। नहीं, एक तो है मोड ऑफ वाइब्रेशन, वो तो सिंपली एन हो गया। और एक आ गया फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी। वो क्या है? स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्या बच्चों? तो बच्चों एक बात समझना कि ऑल्दो इस वाले केस में हम ये देख सकते हैं कि जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी आ रही है वो किसके करेस्पॉन्डिंग आ रही है? n=1 के करेस्पॉन्डिंग आ रही है। ठीक है। बट हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये नहीं है कि n=1 वाली फ्रीक्वेंसी। फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी की डेफिनेशन ये है कि जो स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी है। ठीक है, इससे क्या फर्क पड़ रहा है? मतलब मान लो मैं आपको कोई कोई नया इमेजिनरी सिस्टम दूं जहां पे मैं आपको कहूं कि भाई जो फ्रीक्वेंसी उस सिस्टम में बन रही है, जो भी वहां की बाउंड्री कंडीशंस हैं उस कारण से वहां पे फ्रीक्वेंसी कुछ कुछ ऐसी बन रही है।
ठीक है, प्योरली इमेजिनरी मैं बात कर रहा हूँ। तो यहाँ पे आप ये देख सकते हो ना कि यहाँ पे n इक्वल टू 1 पे तो स्मॉलेस्ट नहीं आएगी। यहाँ तो हम n को जितना बड़ा करेंगे फ्रीक्वेंसी उतनी छोटी होती जाएगी। तो आप मेरा पॉइंट समझ गए कि याद ये नहीं रखना कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज करस्पॉन्डिंग टू n इक्वल टू 1। याद ये रखना है कि फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी इज द स्मॉलेस्ट फ्रीक्वेंसी। क्लियर बच्चों? ओके। तो बच्चों अब इसी केस में अगर हम बात करें, पर्टिकुलरली इस केस में, तो इस केस में जब हम n को 1 डालते हैं, ठीक है, तो वी कैन सी कि तो n को हमने 1 डाला तो हमारे पास जो फ्रीक्वेंसी आ गई दैट इज v/2l, इसको f1 बोल देते हैं, जो कि हम देख सकते हैं कि इस केस में फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी है। राइट? ऐसे ही बच्चों, मान लो मैं यहाँ पे n को 2 डालता हूं, तो मेरे पास जो फ्रीक्वेंसी आई वो आ गई 2v/2l। ठीक है, अब बच्चों ध्यान से सुनना, दो नई टर्म्स हम और बनाने लगे। यहां पे बच्चों हमारी फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी किस नंबर से मल्टीप्लाई हुई? अ, नहीं, इन पर्टिकुलरली यहाँ पे 2 से हुई मल्टीप्लाई बच्चों, है ना? तो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस नंबर से मल्टीप्लाई होती है बच्चों, उसको हम कहते हैं एज हार्मोनिक। तो मतलब ये वाला जो केस है इसको हम कहते हैं एज सेकंड हार्मोनिक। ठीक है, आपको लग रहा होगा ये नंबर तो एन ही है, इसमें क्या फर्क पड़ा, बट अभी आपको आगे समझ आ जाएगा। हमने एन को तो अलग से मोड ऑफ वाइब्रेशन ही बोलना है, और फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी जिस नंबर से मल्टीप्लाई होती है उसको हम हार्मोनिक बोलते हैं। क्या ये बात समझ आई बच्चों? और बच्चों आप ये समझ सकते हो कि ये वाली जो फ्रीक्वेंसी है F2 जो है, ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद वाली पहली फ्रीक्वेंसी है। ध्यान से सुनो, F2 जो फ्रीक्वेंसी है ये फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आने वाली पहली फ्रीक्वेंसी है। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई एक तो फंडामेंटल हो गई, बताओ फंडामेंटल के बाद अगली कौन सी फ्रीक्वेंसी प्रोड्यूस कर सकते हो, तो वो ये F2 होगी। राइट? तो बच्चों इसको हम नाम देते हैं एज, देखो ध्यान से, फर्स्ट ओवरटोन।
ठीक है, ये नाम समझो ध्यान से कैसे डला है। फर्स्ट ओवर टोन, फर्स्ट मतलब पहली, ओवर मतलब अगली, टोन मतलब फ्रीक्वेंसी, राइट। तो ये पहली फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आई। बात समझ आई बच्चों? ऐसे ही एक और केस लिख लेते हैं, उससे और क्लियर हो जाएगा। अगर मैं n = 3 डालूं तो ये मोड ऑफ वाइब्रेशन 3 हो गया। यहाँ पे जो फ्रीक्वेंसी आई वो 3v/2l आई। तो यस, इसको भी हम थर्ड हार्मोनिक ही बोलेंगे क्योंकि यहाँ 3 आ रहा है। ठीक है, तो इसको बच्चों कौन सा ओवरटोन बोलेंगे? सेकेंड ओवरटोन, राइट। क्या मतलब हुआ सेकेंड ओवरटोन? कि ये दूसरी फ्रीक्वेंसी है जो फंडामेंटल फ्रीक्वेंसी के बाद आई। समझ आई बात बच्चों? तो बच्चों अगर इसका मैं आपको एक फिगर दिखाऊं कि देखो ये कैसी दिखती हैं। तो बच्चों देखो ये वाला जो केस है, ये जो आपको दिख रहा है आपके सामने, ये बेसिकली है n = 1 वाला। ठीक है, इसमें आप देख सकते हो कि ऑब्वियसली जो दो एंड्स हैं वो नोड्स हो गए और बीच में एंटी नोड आ गए। एक मिनट, लेट मी लुक फॉर अ बेटर फिगर।
तो बच्चों ये फिगर से भी आपको क्लियर हो जाएगा। देखो, बेसिकली बच्चों, जो पहला फिगर है वो है n=1। ठीक है, आपको क्लियर हो रहा है कि देखो कि n=1 में जो आपकी वेवलेंथ थी वो 2l थी, तो किस तरह से 2l बन रही है? यहाँ पे दोनों वॉल्स के बीच में तो आधी वेवलेंथ ही आ पाई ना, n=1 वाले केस में। तो आप ये देख सकते हो कि n=1 वाले केस में बेसिकली देर आर 2 nodes and 1 antinode, isn't it? और आप बच्चों ये देख सकते हो कि आप n=1 वाला केस बनाओगे कैसे, अगर आप स्ट्रिंग को बिल्कुल बीच में से डिस्टर्ब कर दोगे। सिमिलरली आप चेक करो कि n=2 जो है, n=2 पे आपकी वेवलेंथ जो है लैम्डा, वो l के इक्वल आ रहा है। तो मतलब दोनों वॉल्स के बीच में पूरी वेवलेंथ बन गई, तो ये सेकंड वाला केस बन गया। राइट, तो इसको n=2 वाले केस को बनाने का क्या तरीका होगा? अगर स्ट्रिंग को बीच में से भी हम पकड़ लेंगे और फिर l/4 से प्लग कर देंगे, isn't it? मुझे ये बात समझ आ रही है? मुझे बताओ कि ये वाला जो फिगर दिख रहा है, इसमें कितने नोड्स हैं बच्चों? यस, तो इस वाले केस में देर आर 7 नोड्स। तो ऐसे डिपेंडिंग ऑन डिफरेंट वैल्यूज ऑफ n, यू कैन हैव डिफरेंट नोड्स। तो जैसे हमने अभी देखा, n=2 वाला केस कैसा बन रहा था, लाइक दिस, कि इसमें 3 नोड्स बन गए, 2 एंटी नोड बन गए। जो n=3 वाला केस था वो इस तरीके का था। तो बच्चों आपको कोई पैटर्न दिख रहा है n की वैल्यूज और नंबर ऑफ नोड्स और एंटी नोड्स में? देखो, n=1 पे कितने नोड्स हैं, कितने एंटी नोड्स हैं?
बोलो भाई। यस, n = 1 में आप देख सकते हो कि दो नोड्स हैं, एक एंटी नोड है। सिमिलरली n = 2 में आप देख सकते हो कि तीन नोड्स हैं और दो एंटी नोड्स हैं, इजंट इट बच्चों? और n = 3 में हम देख सकते हैं कि चार नोड्स बन गए, तीन एंटी नोड बन गए। तो बच्चों, ये जितना हमने लिखा, इस सारे को अगर हम जनरलाइज कर दें तो देखो क्या बन गया। सारी टर्म्स और सब कुछ बच्चों एक में ही आ जाएगा। देखो, व्हाट वी कैन से इज, इस वाले केस में ये जो है स्ट्रिंग फिक्स्ड एट बोथ एंड्स, कि इसमें nth मोड इज इक्वल टू nth हार्मोनिक, विच इज इक्वल टू n-1th ओवरटोन, राइट, which is equal to n times v by 2l, where what is this v by 2l? Fundamental frequency, and nth मोड के करस्पॉन्डिंग कितने नोड्स आएंगे? n+1 नोड्स और n एंटी नोड्स। इजंट इट बच्चों? ये जनरलाइज होके सारा कुछ एक में आ गया। तो बस ये याद रखना है आपको, मतलब ना किसी भी फॉर्म में क्वेश्चन आ सकता है कि बताओ थर्ड हार्मोनिक में कितने नोड्स होंगे, या सेकंड ओवरटोन में कितने नोड्स होंगे। तो उसके हिसाब से बस आपने ध्यान से कन्वर्ट करके इसको सॉल्व करना है। ये समझ आ गया बच्चों सबको? ओके, तो बच्चों आपने क्या करना है अब, जो आपका होमवर्क है, जैसे मैंने बच्चों कैसे सीक्वेंस में, आप देखो, एक केस लेके उसकी बाउंड्री कंडीशंस बना के और सारा कुछ डिराइव किया और एक जनरल रिलेशन निकाल लिया। अब आपने बिल्कुल ऐसे ही, मैं आपको दूसरा केस देता हूं। मतलब ऐसे बन गया कि अब ये जो स्ट्रिंग है,
लेंथ L का। अब कंडीशन आप देख सकते हो कि एक एंड से फिक्स्ड है, एक एंड से इट इज फ्री टू मूव, राइट। तो वो फ्री एंड हो गया, तो बेसिकली आप समझ सकते हो कि x इक्वल टू 0 नोड हो गया, x इक्वल टू L एंटी नोड हो गया, राइट। तो उसके लिए आपने शुरू से सारा कुछ डिराइव करना है, ठीक है ना। और फिर ऐसे ही एक जनरल एक्सप्रेशन पे आ जाना है, उसके लिए भी ऐसा ही रेड बॉक्स बनाना है हमें, ठीक है। और एक आपने xi01 का अगला पार्ट कर लेना। कौन सा बचा, एफ पार्ट अब। ठीक है, क्लियर एवरीवन। चलो, ओके बच्चों, बाय।